तो आज हम लोग फिजिक्स के लाइट चैप्टर को डिस्कस करते हैं और ये लाइट चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस लाइट चैप्टर को हम क्यों पढ़ेंगे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है फिजिक्स में, और ये हमको कितने पार्ट में पढ़ना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लाइट को पढ़ने से पहले हम लोग लाइट के बेसिक्स को पढ़ते हैं कि इनका बेसिक क्या है, लाइट हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है, सोर्सेस क्या है, ये सब हमको देखना है। और साथ ही साथ हमको ये देखना है कि लाइट को हम कितने पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करके पढ़ेंगे। लाइट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक मिरर के पहला पार्ट हमारा मिरर होगा और दूसरा लेंस होगा। मिरर में हम लोग प्लेन मिरर, इसके बाद स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में दो पार्ट होंगे, एक हमारा कॉन्वेक्स का होगा, दूसरा कॉनकेव का होगा। मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये लाइट चैप्टर आपको हर एक क्लास में मिलने वाला है, तो हम लोग बेसिक से चलेंगे। इसको 6 वाले, 8 वाले, 10th वाले, 12th वाले सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइट हमारी क्या है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, और लाइट चूंकि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी को हम लोग देख सकते हैं क्या? एनर्जी को देख नहीं सकते, और इसलिए लाइट को हम लोग नहीं देखते हैं। लाइट के हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि light is a form of energy that enable us to see anything। ठीक है, इसके बाद we can see anything with the help of light। अभी मैंने आपको डिस्कस किया, but we cannot see light। बात जो आगे आती है इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है। ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट आखिर है क्या? इसका मतलब कि हमारे लाइट का क्या क्या गुण है, एक तरह से बोल सकते हैं प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। स्ट्रेट लाइन में चलने का मतलब क्या है कि जब भी लाइट चलेगी, ये हमारी स्ट्रेट लाइन में चलेगी। इसका मतलब इस तरीके से चलेगी, या ऐसे चलेगी तो कहीं कॉर्नर पे बेंड होने के बाद इस तरीके से, इस तरीके से। जब भी चलेगी हमेशा स्ट्रेट चलेगी। इसका मतलब लाइट इस तरीके से कभी भी नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसके बाद लाइट हैज ए डुअल नेचर, वेव एंड पार्टिकल्स। वेव एंड पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि लाइट हमारी कभी कभी वेव की तरह भी शो करती है और कभी पार्टिकल की तरह शो करती है। इसका मतलब कि इसके पास दोनों प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, तो वहां पे लाइट हमारा वेव की तरह शो करेगा। और जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, उस समय हमारी लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। इस लाइट में पार्टिकल का रोल कौन करता है? तो एक मासलेस फोटान होता है। एक फोटान जो एनर्जी का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इसकी मास फोटान की क्या होती है? जीरो मान के चलते हैं, मासलेस होता है। ठीक है, तो इसके बाद लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को चलने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब हम थोड़ा सा वेव को अच्छे से समझते हैं, आखिर वेव हमारी है क्या। ठीक है, तो वेव जो होती है ये दो तरीके की होती है। एक हमारी क्या होती है
मैकेनिकल वेव, एक होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्लियर है? अब ए फर्दर मैकेनिकल वेव को हम दो तरीके से डिवाइड किए हैं। एक होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो वेव में दो वेव हैं, एक मैकेनिकल दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैकेनिकल वेव ऐसे वेव होते हैं जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर आप उनको मीडियम नहीं देंगे तो ट्रबल नहीं होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव होते हैं जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप मीडियम दीजिए चाहे ना दीजिए। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव को देखते हैं दो तरीके से, एक ट्रांसवर्स वेव होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या है कि जो मीडियम है उनके भी पार्टिकल होते हैं और जो वेव होता है उनका भी एक मोशन का डायरेक्शन होता है। तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं उनके मोशन का डायरेक्शन और वेव के मोशन का डायरेक्शन अगर बात करें यहाँ पे इस तरीके से मान लेते हैं, ये आपके ढेर सारे मीडियम के पार्टिकल हैं। ये पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में है। ये पार्टिकल इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं या मूव हो रहे हैं। ठीक है, और जो पार्टिकल के, तो वेव का डायरेक्शन है और जो पार्टिकल है ये इस तरीके से अप डाउन इस तरीके से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पे जो मीडियम है, मीडियम के जो वेव पार्टिकल हैं ये अपने ही जगह पे क्या करते हैं, अप डाउन मोशन कर रहे हैं। और जो वेव का डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, आगे की तरफ फ्लो हो रहा है इस तरीके से। तो वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन, वेव के मोशन का डायरेक्शन और पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन दोनों बोलता है कितने हैं, कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री पे है। तो जब 90 डिग्री पे है तो हम बोलते हैं कि ये वेव हमारा ट्रांसवर्स वेव है। तो यहां से क्लियर है कि ट्रांसवर्स वेव ऐसा वेव होता है जिसमें वेव मोशन का डायरेक्शन और पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। लॉन्गिट्यूडनल में यही क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल में ये पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन, पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन और वेव के मोशन का डायरेक्शन ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। वो हमारे लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग को हम क्या करें कि इस तरीके से स्ट्रेच करें, फिर छोड़ें, फिर स्ट्रेच करें, इस तरीके से मीन्स जो भी डायरेक्शन आपके वेव का है वही पार्टिकल का भी मोशन का डायरेक्शन है। तो ऐसे वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखते हैं क्या क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ये हमारे गामा रे है या गामा वेव बोलते हैं। गामा रे हो गया, दूसरा एक्सरे हो गया, तीसरा अल्ट्रा हो गया, अल्ट्रा वेव हो गया, चौथा विजिबल हो गया, विजिबल रे, और पांचवा इंफ्रा हो गया, इंफ्रा वेव हो गया, और क्या हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब हमारे वेव जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। गामा की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, और रेडियो की क्या होती है,
कम होती है। ठीक है, तो इनको आपको 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक चैप्टर रहेगा जिसमें आपको पूरा अच्छे से मिलेगा कि गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा रे, विजिबल रे, इंफ्रा, रेडियो, सारी चीजें मिलेंगी। ये फ्रीक्वेंसी का क्या है, डिक्रीजिंग आर्डर है, और वेवलेंथ के क्या है, इंक्रीजिंग आर्डर पे है। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका है, फिर उसके बाद एक्सरे का है, फिर अल्ट्रा का है, फिर विजिबल का है। इस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी घटती हो रही है, और वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ती हो रही, बढ़ रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ गामा रे का है, और उसके बाद बोलो किसका है, एक्सरे का है, फिर कौन है, अल्ट्रा का है। तो इसका मतलब ये क्या है, वेवलेंथ जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम गामा, उससे ज्यादा एक्सरे, उससे ज्यादा अल्ट्रा, इस तरीके से इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ का। तो जो लाइट में पढ़ना है, इस विजिबल रे पे हमें ज्यादा फोकस करना है। जो हमारे स्पेक्ट्रम है, इसमें से हमें विजिबल रे पे ज्यादा फोकस करना है। आखिर ये विजिबल रे क्या है, तो विजिबल रे क्या होती है, ऐसी रे है जिसकी वेवलेंथ रेंज में, जिसका वेवलेंथ रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम। अब आपके पता होगा कि एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस रेंज में हमारी वेवलेंथ है, तभी हमको वो लाइट विजिबल होगी, मीन्स तभी उस लाइट को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और इससे या तो ज्यादा हो जाए या तो कम हो जाए, तो उस रेंज की फ्रीक्वेंसी को हम लोग देखते नहीं है। इसमें विजुअल रे में हमारा आपका स्पेक्ट्रम जो बनेगा विजुअल रे का, वो विबग्योर होगा। आप लोग पढ़े होंगे छोटी क्लास में, वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बताइए, जिसका वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। इसके बाद इंडिगो की है, इसके बाद इससे कम ब्लू की है, इससे कम कौन है, ग्रीन की है। तो ये डिक्रीजिंग आर्डर फ्रीक्वेंसी का है, ये ध्यान समझिएगा, ये डिक्रीजिंग आर्डर फ्रीक्वेंसी का है। कौन सा आर्डर है, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग आर्डर। इसका मतलब वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीजिंग हो जाएगा। वेवलेंथ जो होगा वो इंक्रीजिंग आर्डर में होगा। समझ में आया बात। तो अगर पूछा जाए वेवलेंथ किसका सबसे ज्यादा है, तो रेड का है। इसी वजह से, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, सारे सिग्नल को रेड बनाते हैं, ताकि वेवलेंथ ज्यादा रहे तो दूर तक आपको दिखे। एक क्वेश्चन और इस तरीके से बनाते हैं कि इस कलर में विबजियार जो विबग्योर कलर है आपका, इसमें एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि हमको एक पॉइंट पता है, E इक्वल टू एच न्यू। इक्वेशन आपको पता है, एच हमारा प्लांक कांस्टेंट है, न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी ज्यादा एनर्जी होगी। अब देख के आप बताइए हमको, किसकी होगी, वायलेट की। वायलेट की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, उसके बाद सबसे कम किसकी होगी, रेड की होगी। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे ये देखना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है इस तरीके की है हमारी पूरी। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि क्या है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। इसका मतलब क्या, कि जो लाइट की स्पीड है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, वैक्यूम में है या फ्री स्पेस में है। वैक्यूम का दूसरा वर्ड क्या है, फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस में लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज करें तो 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा वर्ड में बनाइए तो कितना मिलेगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में लाइट ट्रेवल कर रही है। तो पूरे यूनिवर्स की मैं बात कर रहा हूं कि लाइट से ज्यादा किसी की वेलोसिटी नहीं होती है। समझ में आया बात? तो इसका मतलब कि अगर लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है या फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है तो ए ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी और ना ही वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी ना तो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप चाहे फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए चाहे घटाइए, चाहे वेवलेंथ बढ़ाइए चाहे घटाइए, अगर फ्री स्पेस में लाइट है तो हमेशा एक ही वेलोसिटी ट्रेवल करेगी। कौन? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट अगर मान लेते हैं किसी मीडियम में है तो वो कहां पे किस पे डिपेंड करती है? वो नेचर ऑफ द मीडियम डिपेंड करती है। क्योंकि आप समझते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है? एफ लेमडा। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। इसका मतलब कि नेचर ऑफ मीडियम का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगी और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगी। लेकिन ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में यहाँ पे थोड़ा सा एक माइनर ध्यान देने वाली बात है कि अगर लाइट हमारी किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो वो नेचर पे डिपेंड करती है कि नेचर कैसा है। ठीक है, नेचर कैसा है? नेचर ज्यादा डेंस है, माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा है, तो वहां पे वेलोसिटी लाइट की क्या होगी? उतनी ही कम होगी। और अगर नेचर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है, तो वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो जो फ्री स्पेस होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1 होता है। तो इसका मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई एन कर देते हैं, माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जितना डिनोमिनेटर की वैल्यू रहेगी उतना ही क्या होगा? कम जो है हमारा स्पीड ऑफ लाइट होगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में सब चीजें देखेंगे। अब अगली प्रॉपर्टी चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है कि लाइट शो मेनी प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। अब इसको वन बाय वन देखते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि अगर लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस पे पड़ रही है या स्ट्राइक हो रही है और स्ट्राइक होने के बाद उसी मीडियम में क्या हो जाए? बाउंस बैक हो जाए, टक्कर मारने के बाद क्या हो जाए? बैक हो जाए। तो ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए सरफेस का पॉलिश होना जरूरी है। जितना बढ़िया पॉलिश सरफेस रहेगा उतना अच्छा खासा रिफ्लेक्शन होगा। और आप लोग देखे होंगे कि जितना अच्छा खासा अगर डेली लाइफ में हम लोग देखें तो जो मिरर होता है जिसको हम लोग रोज यूज करते हैं, वो अगर अच्छे क्वालिटी का उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा हुआ है, जैसे सिल्वर वगैरह का लगा हुआ है, तो हमारा जो फेस होता है उतना ही साफ दिखता है। क्लियर है? इसके बाद करते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि लाइट अगर किसी में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, रिफ्रैक्शन के लिए कम से कम 2 मीडियम होने चाहिए। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। तो वो क्या करती है? अपने पाथ से बेंड हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि अगर मान लेते हैं परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप करा दिया तो? इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। उस केस में वो अपने पाथ से बेंड नहीं होती है लेकिन उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन में हम लोग इंसिडेंट लाइट को जब ऑब्लिकली किसी सरफेस पे गिराते हैं, ऑब्लिकली मतलब तिरछा गिराते हैं, तो वो क्या होता है? जिस एंगल से हमने गिराए हैं वो हमारा जब दूसरे मीडियम में जाता है तो दूसरा एंगल कवर कर लेता है, माने अपने पाथ से बेंड हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है?
अब बात करते हैं डिफ्रैक्शन का। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी अगर लाइट ट्रेवल हो रही है और ट्रेवल होने के साथ-साथ वो अपने पाथ से क्या हो जा रही है, किसी भी पार्टिकल से टक्कर करके बेंड हो जा रही है। तो जब बेंड हो जा रही है तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि अगर 2 सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है और किसी भी अ, 2 सोर्स हमारे एक ही फ्रीक्वेंसी के हो गए। अब बताएँगे कैसे कि 2 सोर्स कैसे एक फ्रीक्वेंसी के होंगे? तो एक हमारा यंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे लाइट आपका एक सोर्स मान लेते हैं टॉर्च है या सनलाइट है। अब इसको 2 हमने क्या कर दिए होल कर दिए, 2 होल हमारे 2 सोर्स बन गए। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सेम हो गई। जब फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, तो ये क्या करते हैं कि इंटरफेरेंस के बाद इनका एक कहीं-कहीं क्या होता है कि इनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और कहीं-कहीं इनकी इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। तो एक इनको फ्रिंज मिलता है, एक डार्क फ्रिंज मिलता है, एक ब्राइट फ्रिंज मिलता है। फ्रिंज मतलब एक पट्टी मिलती है, डार्क ब्राइट। तो इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है? पोलराइजेशन पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी लाइट को एक एंगल से एक एंगल पे मोड़ दें, जैसे आपका पोलराइजेशन का अच्छा खासा एग्जांपल जैसे हम लोग बाइक में या इस जो है फोर व्हीलर में जो लाइट होती है तो हम लोग अप डाउन इस तरीके से करते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइट होती है, एक डाउन लाइट होती है। तो पोलराइजेशन में लाइट को क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर एंगल दे देते हैं। तो ये किस के थ्रू होता है? ये पोलराइजेशन के थ्रू होता है। हम लोग इसको आगे देखेंगे अच्छे से। ये पूरे चैप्टर रहेगा। पोलराइजेशन पूरा अच्छा खासा टॉपिक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट की। तो सोर्सेस ऑफ लाइट जो होता है, ये 2 तरीके का होता है। एक ल्यूमिनस सोर्स होता है, दूसरा नॉन ल्यूमिनस सोर्स होता है। ठीक है? तो ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है कि ऐसा सोर्स जो खुद से लाइट अपना क्या करे, इमिट करे, वो हमारे ल्यूमिनस सोर्स होते हैं। और नॉन ल्यूमिनस सोर्स क्या होते हैं? ऐसे लाइट सोर्स जो खुद से लाइट खुद इमिट ना करे, वो हमारे नॉन ल्यूमिनस सोर्स होते हैं। तो ल्यूमिनस सोर्स की बात में देखें तो यहाँ पे एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट लाइट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ ल्यूमिनस सोर्स। जैसे अब इसमें भी आपके 2 तरीके के होंगे, एक नेचुरल होगा, दूसरा आर्टिफिशियल होगा। तो नेचुरल का मतलब होता है जैसे हमारे स्टार हो गए, सन हो गए, ये सब लाइट क्या करते हैं? खुद से इमिट कर रहे हैं। तो ये हमारे नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स हो गए। और आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स का मतलब है कि ऐसे सोर्स जो खुद से लाइट इमिट ना करे, जैसे कैंडल सॉरी आर्टिफिशियल का मतलब है जो हम लोग बनाए, मीन्स नेचर ना दिया हो। जैसे कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, लैंप हो गया, ये सब चीजें हमारी क्या है? ये सब आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स है। नॉन ल्यूमिनस सोर्स की बात करें तो ऐसे सोर्स जो खुद से लाइट अभी मैंने डिस्कस किया which do not emit their own light is called non luminous source। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल जैसे हम हो गए, आप हो गए, ये वॉल हो गया। तो ये सब चीजें क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स है, ये खुद से लाइट इमिट नहीं कर रही है। लाइट कहीं से आ रही है, इन पे स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक होने के बाद वापस जा रही है। तो इस तरीके से हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स। एग्जाम्पल जैसे टेबल हो गया, प्लांट हो गया, पेन हो गया, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल, ये सब हमारे क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। क्लियर है यहाँ तक? ये सब बेसिक्स है आपके, आपको क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ लाइट जो होता है 3 तरीके का है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या मीडियम, दूसरा ट्रांसलूसेंट और तीसरा अपेक। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि कोई भी लाइट अगर यहाँ पे फॉल कर रही है तो पूरी एक पार से दूसरी पार क्या हो जाए? पूरा निकल जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, माने कि इट पासेस मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, जैसे हमारा प्लेन ग्लास हो जाए। दूसरा बात करें
ट्रांसलूसेंट की तो इट पासेस अ पार्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ट्रांसपेरेंट हमेशा कुछ पार्ट को क्या करेगा, पास कराएगा। जैसे ब्लर प्लास्टिक ले लें, कोई प्लास्टिक वगैरह हो, तो ये हमारे ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट होते हैं। दिखता तो है लेकिन साफ सुथरा नहीं दिखता उस तरफ। इसका मतलब क्या, लाइट पूरी तरह से पास नहीं हो पा रही है, इसलिए इमेज अच्छा खासा नहीं बन पा रहा है, ब्लर इमेज बन रहा है। ठीक है, इसके बाद अपेक की बात करते हैं कि अपेक मीडियम क्या है। तो इट डज नॉट पास एनी लाइट थ्रू इट। जैसे क्या, जैसे बुक हो गया, वॉल हो गया, टेबल हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब हमारे क्या है, अपेक ऑब्जेक्ट है, माने इस पार से लाइट उस पार नहीं जा पा रही है। ये सब हमारे क्या है, अपेक ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं कि रे ऑफ लाइट होती क्या है। तो रे ऑफ लाइट का मतलब होता है कि द पाथ ड्यू टू विच लाइट ट्रेवल। मीन्स अगर हम बोल दें द डायरेक्शन इन विच लाइट ट्रेवल्स, डायरेक्शन बोल सकते हैं, पाथ बोल सकते हैं कि ऐसा पाथ जिसमें लाइट ट्रेवल करे, वो हमारे क्या होंगे, रे ऑफ लाइट होंगे। अब इसी ढेर सारी रे को अगर हम क्या करें, कंबाइंड फॉर्म में बना दें, मतलब बंडल बना दें, तो इस बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ये बीम हमारे तीन तरीके के हैं, एक कन्वर्जेंट बीम, दूसरा डाइवर्जेंट बीम, और तीसरा क्या है, पैरेलल बीम। तो कन्वर्जेंट बीम को देखते हैं कि ऐसा बीम जो लाइट सोर्स से आए और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या करे, मीट करे। यहाँ से लाइट देखिए आ रही है, यहाँ से आ रही है, आ रही है, इस तरीके से लाइट आ रही है और आके क्या करिए, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जा रही है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। और अगर एक पॉइंट सोर्स से ये लाइट निकल जाए, इस तरीके से फैलते हुए क्या हो, डाइवर्जिंग हो जाए, जैसे रूम में बल्ब का जलना, ये डाइवर्जिंग है। और टार्च का क्या करना, जैसे टार्च को हम क्या करते हैं, जलाते हैं तो उसमें एक फोकस बना होता है, तो फोकस को हम एडजस्ट करते हैं, कन्वर्जेंट कराते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहां पे कन्वर्जेंट होता है। डाइवर्जेंट का मतलब जैसे बल्ब, लाइट में अगर रूम में डाइवर्जेंट ना हो तो हमें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही दिखेगा, लेकिन डाइवर्जेंट की वजह से पूरा रूम हमको अच्छा खासा दिखता है। और पैरेलल बीम में, पैरेलल बीम क्या होती है कि जब रे हमारी क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये हमारा क्या होता है, पैरेलल बीम होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल बीम क्या होती है कि एक दूसरे के क्या होती है, जो रे होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है। इसका यूज कहाँ पे है, जैसे हमारे व्हीकल में जो लाइट होती है वो पैरेलल बीम की तरह जाती है कि नहीं जाती है, तो सेम वही हमको यहाँ पे लिखना है। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि अगर लाइट मान लेते हैं किसी पॉलिश सरफेस पे गिरे और गिर के उसी मीडियम में वापस हो जाए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते थे रिफ्लेक्शन। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका सरफेस है और आपने क्या किया, इसको पॉलिश कर दिया, एक लाइट यहां से आ रही है और ये लाइट वापस हो जा रही है टक्कर करके। इस रे को, जो आने वाली रे है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आई आर। आई आर मतलब इंसिडेंट रे। और जो चली गई है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड रे। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल हम लोग करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके हेल्प से हम लोग बताते हैं कि ये हमारा कितने नॉर्मल से कितने एंगल पे हमने लाइट को इंसिडेंस कराया और कितने एंगल से रिफ्लेक्टेड हुआ। बात समझ में आ रहा है, आई एंगल से अगर हम कराएं इंसिडेंस तो आर एंगल से रिफ्लेक्टेड होगा। इसका मतलब आई और आर क्या है, अलग अलग है। तो नोटेशन केवल अलग अलग है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन में दोनों इक्वल होते हैं। रिफ्लेक्शन का अच्छा खासा एग्जाम्पल देखें, जैसे बॉल है, तो बॉल को क्या करें, अगर हम इस तरीके से गिराएं, अपने पास से गिराएं, इस तरीके से बाउंस कराएं, तो आप लोग देखे होंगे कि जिस जिस पॉइंट पे गिरती है उसी पॉइंट से वापस आती है, फिर उसी पॉइंट पे गिरती है उसी पॉइंट से वापस आती है। अगर रिफ्लेक्शन के फॉर्म में देखें
तो वहां पे जो एंगल है माने नॉर्मल जो है, ये बॉल है मान लेते हैं इस तरीके से, ये बॉल है, यहाँ पे ये क्या कर रही है, इस तरीके से बॉल इस सरफेस पे हिट हो रही है, तो यहाँ हिट होने के बाद क्या हो रही है, वापस चली जा रही है। अगर हम यहाँ पे देखें इस बॉल को कि इस तरीके से बॉल आप गिरा रहे हैं, ऐसे यहाँ पे टक्कर दे रहा है, टक्कर करने के बाद स्ट्राइक होने के बाद सीधा वापस हो जा रहा है। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल है माने इंसिडेंस एंगल, ये आई क्या है, जीरो है, और आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अब जैसे किसी भी बॉल को हम क्या करें, इस एंगल से गिराएं, किसी एंगल पे गिराएं, मान लेते हैं इस एंगल से गिराएं, तो जिस एंगल से गिराते हैं उसी एंगल से देखिएगा उठ के जाता है कि नहीं। तो ये हमारा क्या होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंपॉर्टेंट टर्म थे रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, प्लेन क्या है। इसकी जरूरत आगे हम लोग जब पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें पड़ेगा। तो ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ द सरफेस द वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, रिफ्लेक्शन में से ये 3 पॉइंट आपको दे देगा, इसमें से पूछेगा कौन नहीं चेंज हो रहा है, तो इसमें से तीनों नहीं चेंज हो रहा है, इसमें से तीनों नहीं चेंज हो रहा है, पूछ लेगा कौन नहीं चेंज हो रहा है, तो जो ऑप्शन रहेगा उसी को आप कर देंगे, बाकी और कुछ दे देगा। तो ना तो वेलोसिटी चेंज होती है, ना तो वेवलेंथ चेंज होता है, ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है रिफ्लेक्शन में। लेकिन रिफ्रैक्शन में जब बात करेंगे तो वहां पे वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, केवल फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है अगर रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला पॉइंट है कि द इंसिडेंट रे, इस इंसिडेंट रे को आई आर को हमने इंसिडेंट रे बोला है, एंड रिफ्लेक्टेड रे आर आर रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। क्लियर है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। और दूसरी बात, दूसरी लॉ को देखें तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब जो आई है ये आर के क्या होगा, इक्वल होगा, तो एंगल आई विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। यही दो लॉ हैं हमारे रिफ्लेक्शन के, चाहे आप जिस क्लास में पढ़ेंगे हमेशा यही मिलेगा। इसकी बात करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, अभी मैंने बताया है वही हूबहू आप पढ़ लीजिए कि क्या है दोनों। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू नॉर्मल नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर को ही हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कोई पॉलिश सरफेस है और प्लेन सरफेस है, तो पैरेलल लाइट जैसे ही हमने इंसिडेंट कराया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गया, पैरेलल चला गया। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब इरेगुलर में रिफ्लेक्शन में हम रफ सरफेस ले लें, कैसा सरफेस ले लें, कर्व सरफेस या रफ सरफेस ले लें। तो जैसे ही पैरेलल लाइट आप इंसिडेंस करेंगे, पैरेलल इंसिडेंस कैसे कर लेंगे, क्योंकि आपके हाथ में वो टॉर्च की लाइट है, कोई भी सोर्स लाइट लेंगे तो आप पैरेलली गिरा देंगे। लेकिन जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये पैरेलली क्या होगा, नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, एक दूसरे को कोई डाइवर्ज हो जाएगा, किसी एंगल से कोई दूसरे एंगल से जाएगा, कोई दूसरे एंगल से जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। इसको देख लीजिए। इफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस या कर्व सरफेस, द रे ऑफ लाइट बिकम्स नॉन पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, इमेज की बात करते हैं। इमेज क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में जो हम लोग पढ़ेंगे आगे रिफ्रैक्शन, इन दोनों में हमें क्या करना था, इमेज का फॉर्मेशन करना रहता है।
इमेज बनाना रहता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बना है, छोटा बड़ा बना है, पॉइंट साइज बना है, इनफाइनाइट साइज का बना है, सब चीजें हम लोग देखते हैं। तो आखिर इमेज हमारा है क्या? तो an image is formed when a light ray coming from the object meet or appear to meet at a point after reflection or refraction। बात समझ में आया? देखिए, इमेज का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर रे आ रही है, मान लेते हैं हम हैं या आप हैं, तो आपसे रे गई, रे आ रही है और रे आने की बात करें आफ्टर जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, वो क्या होती है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। वो इमेज का फॉर्मेशन हमारा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पॉइंट साइज भी हो सकता है, वेरी इनलार्ज हो सकता है। ठीक है, तो ये सब केस हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड है ऑब्जेक्ट मीट, माने कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मीट आर अपीयर टू मीट। मीट का मतलब होता है एक्चुअली मीट। यहाँ पे एक्चुअली वर्ड आप जोड़ सकते हैं, एक्चुअली मीट। ठीक है, और अपीयर टू मीट, एक्चुअली मीट का मतलब कि अगर आपका रिफ्लेक्शन वाला जो इमेज रे है वो एक्चुअली मीट हो। जैसे स्क्रीन पे जो इमेज बने, टीवी पे जो इमेज बने, जो हम लोग टीवी देखते हैं उस पे जो इमेज बन रहा है, ये सब हमारे क्या है, एक्चुअली मीट हो रहे हैं। और जो अपीयर टू मीट हो रहा है, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन करें मिरर में, तो मिरर में जितने पास होते हैं उतने ही पास हमको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट दिखता है, जैसे उतना ही पास में फेस हमारा दिखता है। लेकिन मिरर से थोड़ा दूर जाइए, देखिए आपका इमेज भी उतना दूर जाएगा, तो आपको ये अपीयर टू फील होता है कि यहाँ पे इमेज जो है, ऐसा लग रहा है कि इमेज उतना अंदर की तरफ बना है, लेकिन ऐसा रियल में रहता है क्या? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये जो इमेज होता है दोनों केस में बनेगा। रिफ्लेक्शन में हम मिरर में देखेंगे और रिफ्रैक्शन हम लोग लेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज हमारी जो होती है दो तरीके की होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है और एक हमारी रियल इमेज होती है। तो रियल इमेज क्या होती है? ऐसी इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जो वर्चुअल इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते या नहीं बना सकते। क्लियर है? तो रियल इमेज यहाँ पे देखते हैं कि फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट और फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन और वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जो रियल इमेज होता है हमेशा इन्वर्टेड होता है। मीन्स इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि अगर हम लोग इस तरीके से ऑब्जेक्ट को ले लें, ए बी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं किसी भी हाइट का, तो अगर इसका इन्वर्टेड कर दें तो इस तरीके से बन जाएगा, हेड का टेल, टेल का हेड। तो बी हमारा हेड था। क्लियर है? तो ये अप डाउन इस तरीके से इनका होता है। जो अप था वो डाउन हो जाएगा और जो डाउन था वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ये इन्वर्टेड है। लेकिन जो हमारा इमेज बन रहा है वर्चुअल में, यहाँ पे दो केसेस होंगे, एक लेटरल होगा और दूसरा इरेक्ट होगा। लेटरल इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, इसको देखते हैं। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आपका है ए बी करके इस तरीके से है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो लेटरल इन्वर्जन होगा ये हमेशा ऐसे ही दिखेगा, ए से बी के फॉर्म में ही दिखेगा, लेकिन जो बी रहेगा हमारा इस तरीके से बन जाएगा। इसका मतलब लेटरल इन्वर्जन जो होता है, लेफ्ट का राइट साइड शो करता है और राइट का लेफ्ट साइड शो करता है। ठीक, तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये हम लोग के क्लियर हो गए। आगे हम लोग चलते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से हम लोग कैसे बनाते हैं? देखिए कि ये मान लेते हैं कोई प्लेन मिरर है, अगर मान लेते हैं ग्लास है और ग्लास पे जैसे ही कोटिंग कर दिया वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिरर में। और कोटिंग किससे करेंगे? कोई पॉलिश सरफेस रहेगा, कोई पॉलिश मटेरियल रहेगा, ब्राइट मटेरियल। तो यहाँ पे जैसे ही मान लेते हैं कोई एक्सिस है,
जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया है। ठीक, अब ए जैसे ही रे गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ए वैसे ही वापस आएगी। क्यों? क्योंकि ए हमारा नॉर्मल का रोल कर रहा है यहाँ पे। जिस एंगल से भेजा, किस एंगल से भेजा, नॉर्मल से कितना बना रहा है, 0 एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या बनाएगा, नॉर्मल से 0 एंगल बनाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो इमेज को बनाने के लिए मिनिमम कितने रे चाहिए, 2 रे चाहिए। अभी हमने पहला रिफ्लेक्टेड रे देखा है कि यहाँ पे इस तरीके से होगा। अब दूसरा मान लेते हैं कि इस तरीके से आपने किसी एंगल से इसको, रे को इंसिडेंस कराया। एंगल आई से अगर स्ट्राइक हुआ है तो एंगल आर से वापस होगा। तो ये आगे अगर इस रे को देखें, ये रे नंबर 1 है रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 है। ये दोनों आगे कभी जाके मिलेंगे एक दूसरे को, कभी नहीं मीट करेंगे। तो जब कभी नहीं मीट करते, अगर ये आगे मीट कर लेते, इसको मीट करने को हम बोलते हैं रियल मीटिंग, एक्चुअली मीट जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि आगे नहीं मीट कर रहे हैं, तो अब इसको हम मीट करेंगे कहाँ पे, पीछे पे। इस तरीके से पीछे जाएगा और यहाँ कहीं पे हम लोग मीट कराएंगे। इसी को बोलते हैं अपीयर टू मीट। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा ए डैश बी डैश करके, और ये आपका ए बी था। इनके कुछ पॉइंट हैं कि जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जो मिरर से इसकी डिस्टेंस है मान लेते हैं u है, और जो इमेज बना है इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं v है। तो प्लेन मिरर के केस में क्या होगा कि जितना u होगा उतना ही v होगा। इसका मतलब u इक्वल टू v होगा प्लेन मिरर के केस में। ठीक, अगर मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ho है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट hi है, तो इन दोनों के, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ho इक्वल टू hi, माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। यही चीज यहाँ पे दिया गया है कि जो प्लेन मिरर होता है इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और साइज कैसा होगा, इमेज द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी बताया। फिर इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब u इक्वल टू v, जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और लेटरली इन्वर्टेड अभी बताया मैंने कि लेफ्ट का राइट हो जाना और राइट का लेफ्ट हो जाना। देखिए क्वेश्चन कैसे इसमें पूछता है कि मान लेते हैं ये आपका मिरर है और यहाँ पे ए बी सी करके हमने लिख दिया है। अब इसका लेटरल इन्वर्जन बताइए, इसका लेटरल इन्वर्जन बताइए। सी यहाँ पे पास में है, तो जितना पास में है इसका मतलब सी इधर पास में आएगा। फिर बी इस मिरर से और दूर है तो बी और दूर होगा, और ए क्या होगा, और दूर होगा। आप लोग बनाते कैसे हैं, आप लोग ऐसे बना देंगे, ए बनाएंगे ऐसे, बी बनाएंगे ऐसे, सी बनाएंगे ऐसे, तो आपको लगेगा कि हम सही बनाए हैं, लेकिन रियल में सही नहीं है। आपका ये होगा कि अगर इनकी डिस्टेंस कम है तो इमेज का भी डिस्टेंस यहाँ से कम होगा। ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है तो ए बी वाला भी डिस्टेंस ज्यादा होगा। ए सबसे ज्यादा है तो बी सबसे दूर बनेगा, इमेज ए सबसे दूर बनेगा। इस तरीके से लेटर इन्वर्जन ध्यान दीजिएगा। तो लेटर इन्वर्जन, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। इसका जस्ट उल्टा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे मिरर। तो मिरर में हम लोग दो तरीके के मिरर पढ़ना है हमें, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर तो क्लियर हो गया, अब हम लोग आगे स्फेरिकल मिरर देखेंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में क्या है कि मान लेते हैं कोई मिरर है हमारा, और कैसा मिरर है, स्फीयर टाइप हो। वैसे अगर मान लेते हैं स्फेरिकल मिरर आया कहाँ से हमारा, तो स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर से आया है। मान लेते हैं कि हालो स्फीयर ले लें और इस हालो स्फीयर को हम यहाँ से कट कर दें। अब जब कट करेंगे तो ये हमारा हालो ग्लास, माने हालो ग्लास हमने लिया है,
और इस तरीके से कट करने के बाद ये पार्ट हमें मिल गया। अब बताइए ये मिरर है क्या? ये अभी तक ग्लास है। जब तक आप कोटिंग नहीं करेंगे, इस सरफेस पे पॉलिश नहीं करेंगे, तब तक आपका मिरर नहीं होगा। अभी ये सिंपल ग्लास है। अब जैसे ही आपने कोटिंग किया, कोटिंग आप 2 साइड कर सकते हैं। एक तो इसके इस पार्ट पे कर सकते हैं, आउटसाइड वाले पार्ट पे, और दूसरा इनसाइड वाले पार्ट पे। यही कोटिंग आपको बताएगा कि हमारा कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। अगर मान लेते हैं कि आपने आउटसाइड कोटिंग कर दिया है, आउटसाइड कोटिंग कर दिया है, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनसाइड होगा। अगर इसको बोल दें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो आरएस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग माने इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर हो गया। और मान लेते हैं आपने यही कट किया है, ऐसे कट किया है, ऐसे कट किया है। अब कोटिंग आपने इस साइड कर दिया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया? ए वाला साइड हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आरएस मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। बात समझिएगा। तो अगर एक स्पून ले लें या कोई भी ग्लास मटेरियल ले लें, अगर हमारा आउटसाइड कोटिंग माने आउटसाइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो एक कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम सिंपल स्पून ले लें अपने घर में, तो स्पून में दोनों साइड के मिरर हम लोग देख सकते हैं। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग ऐसे इस वाले पार्ट को देख रहे हैं, तो चूंकि ये आउटसाइड पार्ट है, तो ये हमारा क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। लेकिन अगर स्पिन को इस साइड देख रहे हैं, गहरी वाले साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाए हैं, तो ये हमारा क्या होगा? कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए कर्व्ड इनवर्ड होता है, और ये क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कन्वर्जिंग होता है? क्योंकि अगर इस पे हम ढेर सारे रे को फॉल कराएं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके दोनों क्या सब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ऐसे रे गई है और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई? एक पॉइंट पे आ गई। और दूसरी बात कॉन्वेक्स मिरर की देखते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। आउटवर्ड हमारा कर्व है, और कह रहे हैं कि इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर? इसको देखते हैं। तो डाइवर्जिंग मिरर का मतलब यहाँ पे इस तरीके से, देखिए, ये मान लेते हैं आपका मिरर है, ऐसे बनाइएगा, वैसे बनाएंगे चाहे ऐसे, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होना चाहिए बस। अब ए कोई मान लेते हैं यहाँ से ये एक्सिस है और ए रे हमारी फॉल हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये डाइवर्ज हो जाता है। अब डाइवर्ज होता है इसका मतलब क्या? यहाँ से चला जाता है, और ये लगता है कि एक ही पॉइंट से क्या है, ये सब निकल रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर ढेर सारे रे को हम बनाएं ऐसे करके, तो आप बोलेंगे कि ये डाइवर्ज हुआ है, तो और ये आके इसी पॉइंट से डाइवर्जिंग करते हुए दिख रहे हैं। एक पॉइंट से यहाँ से देखिए, इस तरीके से डाइवर्ज करते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये क्या होता है? हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए।